Next topic is relation between nearest neighbor distance d and radius of atom r and edge length of the unit cell. तो बेटा ये छोटे छोटे से डेरिवेशंस हैं, ये आपको जो है आगे यूज़ भी करने हैं. क्या है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर, relation between nearest neighbor distance small d, radius of the atom r and edge length of the unit cell. अब देखिए इसमें क्या क्या होता है जो आप ये देखिए आप एज लेंथ जो है ये तो आपको पता ही है. एज लेंथ क्या होती है? जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि हमारा हम क्यूब लेके चल रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंस सारे सेम ही होंगे, तो एज लेंथ तो ये है. ठीक है. उसके बाद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब होता है दो सबसे पास वाले जो एटम्स हैं. ठीक है. अब क्योंकि सिंपल क्यूब की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सिंपल क्यूब में जो ए होगा वही डी होगा. नियरेस्ट नेबर और एज लेंथ दोनों सेम होगी इन केस ऑफ सिंपल क्यूब. ठीक है. और रेडियस ऑफ द एटम मीन्स यहाँ पे जो आप कॉर्नर पर एटम्स अरेंज कर रहे हैं उनकी रेडियस हमने ली स्मॉल आर. ठीक है. उनकी रेडियस क्या लिए? स्मॉल आर. अब इनका देखिए रिलेशन क्या आएगा. फिर नियरेस्ट नेबर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. हमें सारी चीज़ें इन टर्म ऑफ ए कैलकुलेट करनी है, सारी चीज़ें इन टर्म ऑफ ए निकालनी. तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक जो आपका डी है वो इक्वल्स टू ए होगा. इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक जो डी है वही आपका इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एज लेंथ और नियरेस्ट नेबर दो सबसे पास वाले एटम भी सेम है. और R जो है वो हमेशा D का हाफ होता है. वो इसलिए बेटा क्योंकि R मीन्स दो एटम ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. ये पूरी आपकी एज लेंथ है. ठीक है. या नियरेस्ट नेबर में जो भी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स आएगा R D का हाफ हो जाएगा. तो R हर केस में हम क्या लेंगे? D/2 लेंगे. पर जैसा मैंने कहा कि आपको सभी को इन टर्म ऑफ A निकालना है तो R = D/2 होगा. बट इन टर्म ऑफ ए अगर पुट करेंगे तो डी की वैल्यू इसमें ए है तो आर क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा. आर A/2 आ जाएगा. ठीक है. अगर दूसरा केस देखें इन FCC, तो पहले आपको डायग्राम बनाने हैं FCC का. ये है FCC का डायग्राम, आपको पता ही है. FCC में जो है हम कहाँ रखते हैं? FCC में जो आपके एटम्स हैं वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होते हैं. यहाँ हमने एक फेस पे ड्रॉ किया है कि थोड़ा पिक्चर क्लियर रहे इस वजह से. तो ये जो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इस बार है वो हो जाएगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप नियरेस्ट नेबर, क्यों? सबसे क्लोज ये दो एटम हुए, फेस वाला हुआ, इसलिए इसके बीच में जो आएगा ये डी होगा. एज लेंथ वैसी जिसे हमने पहले ली थी. तो अब अगर आपको क्या निकालना है? डी निकालना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो AC लेंथ है इसका हाफ निकालना पड़ेगा. और AC लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC. कौन सा? ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें आ जाएगा AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है. क्या आएगा? AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. अब AB क्या है? ये भी एज लेंथ है. BC क्या है? ये भी एज लेंथ है. दोनों की एज लेंथ की वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा AB का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर. तो AC की वैल्यू क्या आ गई? √2A. AC आ गया √2A. अब एज लेंथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D क्या था? ये AC/2 था. तो AC की जगह पुट कर दी वैल्यू √2A. तो √2A/2, क्योंकि √2A अब √2 ऊपर भी है नीचे भी 2 है तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो R की D जो है वो आ जाएगा A/√2 इन टर्म ऑफ A. R = A/√2 इन टर्म ऑफ A. अब R जो होता है, R जैसे मैंने कहा था कि हमेशा D/2 होता है. तो इसलिए R की वैल्यू क्या है? R is D/2. D की वैल्यू A/√2 है, पुट कर देंगे तो R हो गया A/2√2 इन टर्म ऑफ A. तो R आ गया, D आ गया. ठीक है. रिलेशंस याद रखनी है, वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली पुट करनी है क्वेश्चनों में. इसका डेरिवेशंस तो आपको नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ ये वैल्यूज़ आपको पुट करनी आनी चाहिए. ठीक है बेटे. बाकी जो है उसके बाद थर्ड केस लेते हैं BCC का. BCC जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक जिसे हम कहते हैं. BCC में हमारे पास कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में अरेंज है. तो अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है इनके बीच का होगा. जो बॉडी के सेंटर में एटम्स है और कॉर्नर वाला, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो नियरेस्ट नेबर होगा. एज लेंथ तो सेम ही रहेगी. अब यहाँ जो आपका D आएगा वो आएगा AD का हाफ. AD का हाफ आएगा. तो D = क्या हो गया? AD/2.
अब इसके लिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल ए सी और डी ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा, देखिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC अभी हमने पिछले केस में निकाला था, क्या होता है 2A स्क्वायर। CD क्या है A स्क्वायर, तो ये आ गया 3A स्क्वायर, यानी कि AD की लेंथ आ गई आपकी √3A। डी जो हमारा है वो डी AD का हाफ है, तो √3A/2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी आपकी लेंथ किसकी, डी की, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। और आर अगेन वही D/2 होता है, तो आर हो जाएगा √3/4A। आर की वैल्यू क्या हो गई, √3/4A। आर आ गया ये आपका √3/4A। तो इस तरह से आप आर निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग केस में हमारे लिए जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें यही 3 केसेस हैं, कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। क्लियर हुई बात बच्चों। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा एक टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है इसका आपको डेरिवेशन आ भी सकता है, और एफिशिएंसी की डायरेक्ट वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये रिलेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है बेटे, जो हमने पीछे भी किया और जो आप करने जा रहे हैं। देखिए एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उसका कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं पैकिंग में। जितना ज़्यादा यूटिलाइज होगा उतनी आपकी पैकिंग जो है वो एफिशिएंट होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपने स्वीट शॉप से लड्डू लिए, आपने उससे ½ kg लड्डू लिया, उसने आपको 1 kg के पैक में पैक कर दिया, तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे। लेकिन अगर ½ kg को में के लड्डू को ½ kg के पैक में रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंट होगी। और वैसे ही हमने यहाँ पर अलग अलग केसेस में एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक आपको पता ही है बच्चों, सिंपल क्यूबिक में जो एज लेंथ है वो A है, कॉर्नर पे एटम्स अरेंज हैं और एटम की रेडियस R है। तो हमने यहाँ पे लिया लेट A बी द एज लेंथ एंड R बी द रेडियस ऑफ एटम। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पैकिंग करानी है, तो आपके पास एक क्या है, क्यूब है जिसके अंदर आप एटम्स को अरेंज कर रहे हैं। तो आपको क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और जो एटम उसमें अरेंज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, A क्यूब। एज लेंथ A है तो A वॉल्यूम ऑफ A क्यूब आपको पता ही आ जाएगा, A क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ एटम। अब क्योंकि एटम हम स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, ये रेडियस ऑफ एटम है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बट हमें इन टर्म ऑफ एज लेंथ ए निकालना है, और सिंपल क्यूबिक में आर होता है A/2। तो हमने आर की प्लेस में क्या पुट कर दिया, A/2 पुट कर दिया, तो ये आ गया 4/3 पाई A क्यूब डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसे कटिंग करी तो ये बन गया π/6 A क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपके एक एटम का वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक में Z इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 पर यूनिट सेल 1 एटम अरेंज होता है। जैसे FCC में 4 एटम पर यूनिट सेल हमने निकाला था, BCC में 2 एटम पर यूनिट सेल निकालना था, वैसे ही सिंपल क्यूबिक में पूरे क्यूब में एक ही एटम आता है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया भाई, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, एक का वॉल्यूम ये है, यहाँ अरेंज में 1 ही हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम भी यही आएगा, क्या आएगा, π/6 अपॉन A क्यूब, π/6 अपॉन A क्यूब। अब इसमें जो है π/6 अपॉन A क्यूब में एफिशिएंसी हमने निकालनी थी। तो बच्चों एफिशिएंसी जो है वो होगी, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इनटू 100। अब टोटल वॉल्यूम कितना था, π/6 A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, A क्यूब इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 52.33%। मतलब इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इज 52.33, ठीक। ऐसे ही देन मूव करते हैं टुवर्ड FCC। FCC में जैसा कि आप जानते हैं बेटा, इसमें बॉडी कॉर्नर के साथ साथ हर फेस पर भी एक एटम अरेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पर R और A का रिलेशन चेंज हो गया,
तो इसलिए ए की वैल्यू पुट की हमने a/2√2। क्या आ गया 4/3 पाई a/2√2 का होल क्यूब, और ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 4/3 पाई a क्यूब, 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, तो 16√2 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया बेटा आपके पास π/12 a क्यूब डिवाइड बाय रूट। ये क्या आया? ये आया वॉल्यूम ऑफ वन एटम इन FCC इन टर्म ऑफ एज लेंथ ए। अब फॉर FCC Z इज 4, मतलब 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया 4 इंटू पाई ए क्यूब डिवाइड बाई 12√2, मतलब ये एक का आया था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3√2, ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी हम लिखते हैं टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंटू 100। वैल्यूज पुट कर दी, पाई ए क्यूब डिवाइड बाय 3√2 अपॉन ए क्यूब इंटू 100, ये आ गया 74%। ठीक है, तो इस तरह से एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ FCC। FCC जो है ये हाईएस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है, 74% पैकिंग ये शो करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज BCC। BCC में हमारे पास एक बॉडी सेंटर में है, अगेन सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r क्यूब, बट इन केस ऑफ BCC R इज इक्वल्स टू होता है √3/4a। R इज इक्वल्स टू क्या होता है √3/4a। तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम, क्यूब नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम बन गया आपके पास इन टर्म ऑफ एज लेंथ 4/3 पाई √3/4a होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? देखिए बेटा, सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 4/3 पाई 3√3 a क्यूब डिवाइड बाय 4 क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, यानी कि कुल मिलाकर सॉल्व करने पर आया √3/16 पाई a क्यूब, √3/16 पाई a क्यूब। अब इन केस ऑफ BCC Z की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू √3/16 पाई a क्यूब, ये आ गया √3/8 पाई a क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ टोटल एटम। तो एफिशिएंसी क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंटू 100। अब टोटल वॉल्यूम आपका √3/8 पाई a क्यूब आया है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब a क्यूब है इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 68%। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एफिशिएंसी देखिए, सिंपल क्यूबिक की एफिशिएंसी क्या आई? सिंपल क्यूबिक की आई आपकी 52.33, आपकी FCC की क्या आई 74%, BCC की आई 68%। जैसे मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो पैकिंग होती है वो होती है FCC की। क्लियर हुई बात बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बारी बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग। मतलब जो आपने पैकिंग की है उसमें डेंसिटी क्या है। ठीक है बेटे, कितनी एफिशिएंट पैकिंग है उसका डेंसिटी आएगा, कितनी डेंसिटी है। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n0। ये फॉर्मूला है। यहाँ रो ये डेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, Z जो है यह है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में Z की वैल्यू 1 होगी अगर सिंपल क्यूबिक दिया है, Z की वैल्यू 2 होगी अगर BCC दिया है, और Z की वैल्यू 4 होगी FCC दिया है। ये चीज़ें मेंशन होती हैं, और कई बार आपको ना ये नहीं लिखा होता कि ये BCC FCC क्या है, ये लिखा होता है इट इज़ NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा NaCl टाइप का मतलब होता है, NaCl को हम कहते हैं FCC होता है। NaCl की जो पैकिंग है वो FCC की फॉर्म में होती है, इसलिए अगर आपको NaCl दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि आपने याद रखना है कि इसके अंदर FCC यानी कि Z की वैल्यू आपने 4 लेनी है। उसके बाद इसमें जो आपको M दिया है, M होता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है, M ये चीज़ है। ए होती है एज लेंथ, एज लेंथ मोस्ट प्रॉब्ली पिकोमीटर में या मोस्टली पिकोमीटर में दी होती है, और n0 अवोगाड्रोस नंबर है 6.023 10⁻23। कई बार आपका अवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट करने को भी कह सकते हैं
एज लेंथ कैलकुलेट करने को कह सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करने को कहते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? अब देखिए इसमें जो एज लेंथ है वो पिकोमीटर में है, और जब डेंसिटी आती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होती है। तो कई कन्वर्ट करने, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सीधा याद रखिए आपको एज लेंथ अगर पिकोमीटर में गिवन है, सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू एन नॉट। ये -30 क्यों लगाया? क्योंकि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो 10⁻10 होता है, और ए का क्यूब है तो उसका क्यूब होगा 10⁻30 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सीधा डेंसिटी निकालनी हो और एज लेंथ पिकोमीटर में। उसके बाद कई बार आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कहते हैं निकालने को, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब होता है, तो इस जेड इंटू एम अपॉन रो इंटू एन नॉट से निकाल सकते हैं। अगर आपको एज लेंथ कही हो तो पावर 1/3 कर दो। तो ये अलग अलग फॉर्म है सेम इक्वेशन की जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बुक्स में देखेंगे तो बड़ा कन्फ्यूज़ किया हुआ है, डेंसिटी अलग निकालनी पड़ी है, ग्राम पर मतलब अलग अलग निकाल के फिर ला के पुट किया। बट मैं ये कहूँगा बेटा आपको कि ये जो मैंने फॉर्मूले आपको लिख पाए हैं, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज़ करें और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जो पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अलग अलग टाइप्स की, और फिर देखते हैं क्या कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है बच्चों का है लेड सेकेंड सल्फाइड क्रिस्टलाइज हैज़ NaCl structure. Lead second sulfate crystal has NaCl structure. What is its density? The edge length of the unit cell of PBS crystal is 500 picometer and lead का atomic mass 207 और सल्फर का 32। तो ये क्वेश्चन है, देखिए पूरा बेटा आपको जो दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है वो देखो बेटा। इन्होंने कहा है कि लेड सल्फेट हैज़ NaCl स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि Z की वैल्यू 4 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि NaCl जो है वो FCC होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। ये कह दें लेड सल्फेट हैज़ NaCl स्ट्रक्चर, जहाँ पे भी NaCl स्ट्रक्चर मेंशन कर दें इसका मतलब वो क्रिस्टल आपका FCC है, और FCC होगा तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। देन लेड सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकाला, लेड का 207, सल्फर का 32, टोटल आ गया 239 पिकोमीटर। ये आ गया आपका क्या चीज़ बेटा? सॉरी ग्राम। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास, और एज लेंथ आपको दे रखी है 500 पिकोमीटर। ठीक, अब एज लेंथ पिकोमीटर में दिए तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? फॉर्मूला हो जाएगा बेटे रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू N0। अब यहाँ पे -30 लगा दी, मतलब आपको ए को पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पुट करेंगे। तो हमने देखो यहाँ डायरेक्टली पुट किया, यह आ गया 4 इंटू 239 अपॉन 500 का क्यूब 10⁻⁻30 इंटू एवोगाड्रोज नंबर 6.023 10⁻23। ये सारी वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेशन ज़रूर थोड़ी बेटा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी लेंदी है, बट आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आंसर आ गया बेटा आपका डेंसिटी का 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई आपकी डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है बेटे, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि डायरेक्टली आपको चीज़ें गिवन थी। दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो ये है बेटा, कहा है कि एन एलिमेंट crystallize in a structure having a FCC unit cell of edge 200 picometer. Calculate its density if 200 gram of this element contain 24 into 10 to the power 23 atom. अब इस क्वेश्चन में बेटा एक तो आपको FCC मेंशन किया हुआ है, Z की वैल्यू 4, एज लेंथ 200 पिकोमीटर गिवन है, निकालनी है डेंसिटी। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा बेटा, आपको कोई एलिमेंट नहीं दिया, मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24 10⁻23 एटम। मतलब जब आप m लिखते हैं तो n0 लिखते हैं। m होता है मॉलिक्यूलर मास, उस समय n0 होता है एवोगाड्रोज नंबर। बट यहाँ मास 200 दिया है, और 200 मास के लिए एटम दिए 24 × 10⁻23। मतलब आप एवोगाड्रोज नंबर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 200 पुट करेंगे, सीधे ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना बेटे, 200 ग्राम के लिए इतने एटम हैं, जबकि हम जो पहले पुट करते हैं वो एवोगाड्रोज नंबर के लिए पुट करते हैं मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो अब देखिए Z की वैल्यू क्या आ गई? 4, क्योंकि FCC है। A कितना दिया हुआ है? 200 पिकोमीटर। मॉलिक्यूलर मास हमने लिया 200 और N0 लिया 24 10⁻23 गिवन था। फॉर्मूला लिया
z इंटू एम ए क्यूब 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू एन जीरो, क्योंकि आपको जो एज लेंथ गिवन है पिकोमीटर में गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है बेटे, 4 इंटू 200 सारी वैल्यू पुट करके ये आ गया 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसमें चेंज किया, कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। आपको यहाँ पर एन नॉट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा गिवन है? डेंसिटी ऑफ NaCl है 2.165, डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन इन NaCl क्रिस्टल इज 281 पिकोमीटर। अब यहाँ एज लेंथ डायरेक्टली नहीं गिवन है, क्या दे रखा है कि Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 281 पिकोमीटर दिया। इसका यूज़ करके हम एज लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो भाई, Z इज इक्वल टू 4 आ गया क्योंकि FCC है। मॉलिक्यूलर मास 23 सोडियम का 35.5 क्लोरीन का 58.5 आ गया। डेंसिटी दी हुई है 2.165, ये तो डायरेक्टली गिवन थी। अब एज लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, देखिए यहाँ जो A आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन और रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन, इसका ट्वाइस FCC है। तो आप FCC में याद रखिए, ये आपके बीच में कौन सा रेंज है, आपका बीच में Na है, दोनों साइड में कौन सा Cl है, तो 2 रेडियस Na की और 2 रेडियस Cl की टोटल काउंट हो गई। तो जो एज लेंथ आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ आर Na पॉजिटिव आर Cl नेगेटिव, यानी कि होगा 2 इंटू 281, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 281, तो 262 पिकोमीटर, ये आ गई आपकी एज लेंथ। अब तो आगे सिंपल कोई फॉर्मूला, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू एन नॉट। ठीक है, हमें यहाँ एन नॉट निकालना है, तो इसलिए एन नॉट हम इधर ले आए, z इंटू एम ए क्यूब 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू डेंसिटी रो लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया आपका 6.09 10 टू द पावर 23। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, 6.023 होता है हमारा कैलकुलेशन करके, क्योंकि वैल्यूज़ जो गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो यार 6.09 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये आ गया आपका एवोगैड्रोस नंबर आ गया। तो इस तरह से अलग अलग केस के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा रहा हूँ जिसमें थोड़ा चेंजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियरेस्ट नेबर सिल्वर एटम इन सिल्वर क्रिस्टल्स आर 2.87 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर अपार्ट। अब यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D दिया हुआ। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्रिस्टल? डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC, सिल्वर का एटॉमिक मास है 108। अब बच्चों यहाँ पर इन्होंने कह दिया FCC है तो Z की वैल्यू 4 आएगी। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यहाँ पे दिया है 108 दिया हुआ है। FCC में जो D और A का रिलेशन है वो D इज इक्वल होता है A/√2 या A इज इक्वल टू √2D हो गया। D की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना बेटा, D की वैल्यू आपको गिवन है, इसको मैंने मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया बस। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एज लेंथ आ गया 4.06 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब आगे फार्मूला, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम ए क्यूब एन नॉट, Z4 M108, ए आपका 406.10 टू द पावर माइनस 8 पावर क्यों। अब यहाँ 10 टू द पावर माइनस 30 नहीं लगाएं, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में ऑलरेडी आपको ए गिवन है और एन नॉट की वैल्यू पुट कर दी 6.023 10 टू द पावर 23, और ये सॉल्व करके आ गया 10.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल आ गई। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों अलग अलग फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ FCC एलिमेंट इज 6.25। देखिए FCC भी दिया है, डेंसिटी भी दिया है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट, समझा आपको A निकालना है, एटॉमिक मास दिया है 60.2 AM। अब अगेन Z क्योंकि 4 लेंगे, FCC है, डेंसिटी 6.25 गिवन ही है, मॉलिक्यूलर मास 60.2 आपको गिवन ही है। आपको निकालना क्या है, एज लेंथ A निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला वही, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। आपको A निकालना है तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया, Z इंटू एम अपॉन रो इंटू एन नॉट। Z की वैल्यू 4 पुट कर दी, M के 60.2, रो की आपकी डेंसिटी दे रखे 6.25, एन नॉट 6.023 10 टू द पावर 23। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद A की वैल्यू में क्या हो जाएगा, पावर 1/3 आ जाएगी, ये आ गया 410 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। आप इसको क्योंकि नॉर्मली आपको एज लेंथ पिकोमीटर में होती है तो 400 पिकोमीटर ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मतलब टाइप थे जो न्यूमेरिकल के डेंसिटी के आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
बार बार रेगुलरली पूछा जाता है पेपरों में, तो आपको भी तैयार करना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका हाफ चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया है। अब रह गए डिफेक्ट्स, ठीक है, जो हमने स्टडी करने हैं। तो डेंसिटी कर ली हमने, आज फ्रीक्वेंसी कर ली,